हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल के थ्रू ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को डिस्कस करते आ रहे हैं और आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में, जिसको आम बोलचाल की भाषा में ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन मतलब बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन अगर बोला जाएगा मतलब ब्लड प्रेशर लो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से जुड़ी सारी जानकारी, क्या होता है, कितने प्रकार का है, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती हैं, क्या सिम्टम्स है, सब कुछ आपको इस एक छोटे से वीडियो में मिलेगा। आपसे बस इतनी विनती है, वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाइपरटेंशन या कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ कोई बहुत ही नॉर्मल समस्या नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जो अमेरिकन में भी, एडल्ट अमेरिकन में भी लगभग 3 में से 1 अमेरिकन में ये बीमारी होती ही होती है। और मैं आपको बता दूं, ये 60 वर्ष के बाद तो वैसे अमूमन होती है, लेकिन 45 वर्ष के बाद ब्लड प्रेशर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये आजकल यंगर एजेस में भी लोगों में हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर यंगर पर्सन आपसे कह रहा है कि उसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर की समस्या है, ठीक है। तो अब देखिए, ये बहुत ही भयानक समस्या होती है, क्योंकि कई बार लोगों को ब्लड प्रेशर होता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। लोगों को ये होती है, उनको जानकारी ही नहीं होती कि उनको एग्जैक्टली है क्या। तो ये बहुत ही खतरनाक समस्या होती है, ठीक है। अब देखिए, ये खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है, क्योंकि आंखों में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स बहुत ही छोटे और माइन्यूट होते हैं। तो ये इतना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, और इतना प्रेशर झेल न पाने की वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और विजन लॉस होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये इतनी खतरनाक समस्या है। तो देखिए, अब मैं आगे आपको बता दूँ कि ये कब होता है। देखिए, ये तब होता है जब जो फोर्स आर्टरीज पे लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स आर्टरीज आर्टेरियल वॉल के अगेंस्ट लग रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक नल की बात करूं, पाइप की बात करूं, ठीक है, क्लोज है पाइप, अगर पाइप में नॉर्मल फ्लो होता है तो इज़ ओके, लेकिन अगर वो एबनॉर्मली फ्लो करने लगेगा तो क्या होगा, पाइप फटने के चांसेस होते हैं। सेम उसी तरह से पाइप से, सपोज एक पाइप है, पाइप से अगर ब्लड नॉर्मली फ्लो हो रहा है तो इज़ ओके, ठीक है, जितना प्रेशर लगना चाहिए वो ठीक है। लेकिन जब वही प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और पाइप फटने के चांसेस, यानी कि वॉल्स फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, ब्लड जो वेसल्स होती हैं उसमें एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन होने लगता है। एन्यूरिज्म क्या होता है दोस्तों, एन्यूरिज्म मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स में बीच बीच में उभार टाइप के आ जाना, जिसकी वजह से आगे थोड़े दिन बाद क्या होता है, पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स से जो ब्लड का फ्लो होता है वही डैमेज हो जाता है। तो एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन होने लगता है। एन्यूरिज्म मतलब सपोज ये ऐसा है तो बीच बीच में ऐसा उभार आ जाना, इसको कहते हैं एन्यूरिज्म, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आगे आपको बता दूं कि इसकी वजह से क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हार्ट बढ़ने लगता है, हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, फूलने लगता है। जैसे बलून में हवा ज़्यादा भरेंगे तो वो फूलना शुरू कर देगा, और जब वो फूलना शुरू कर देगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि बलून फट जाएगा। तो सेम यही होता है, हार्ट फेलियर होता है जिसका उस कंडीशन को कहते हैं। साथ ही साथ किडनी भी फेल हो सकती है अगर किडनी के ब्लड वेसल्स को डैमेज हो रहा है, और जैसे कि मैंने बताया, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है। तो ये होता है हाइपरटेंशन। सोचिए कितनी खतरनाक समस्या है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो मेरा आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि हाइपरटेंशन जो है, इसका हमारी डाइट से बहुत लेना देना है। आजकल की जो इम्बैलेंस डाइट हो गई है, लोग संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, कोई नमक ज़्यादा खा रहा है, कोई चीनी ज़्यादा खा रहा है, तो डाइट का बहुत ही मेजर योगदान है।
तो डाइट क्या होता है कि अगर ज़्यादा नमक ले रहे हैं या फिर पोटेशियम का कंजम्पशन कम हो रहा है, पर्सन अल्कोहलिक ज़्यादा है, या फिर उनकी फिज़िकल एक्टिविटी कम है और स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है, या फिर पेशेंट ओवरवेट है, मोटापा है, तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कभी कभी हाइपरटेंशन सिर्फ हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ या लाइफ स्टाइल से नहीं, बल्कि कभी कभी ये किसी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, किसी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट, जैसे उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, जब हाइपरटेंशन किसी ड्रग को लेने के बाद होता है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो आइबोप्रोफेन या फिर एस्पिरिन होता है, इसको लेने के बाद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इस कंडीशन को कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मैं बात करूं, आपका सवाल हो सकता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो देखिए जन्म के समय जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 64/40 होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आगे बताऊंगी आपको। और एडल्ट जो पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। और अगर यही ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, और अगर 180/120 है तो इसका मतलब है इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है पर्सन को। ठीक है, फिर अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि प्री हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, प्री हाइपरटेंशन क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120, ठीक है, 120 से ज़्यादा हो जाता है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक 80 से कम हो जाता है। तो उसका मतलब है कि पेशेंट अभी हाइपरटेंसिव हुआ नहीं है, लेकिन आगे चल के वो हाइपरटेंसिव हो सकता है, तो उसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। और ये जो प्री हाइपरटेंशन होता है, ये आपको मैं बता दूं, ये 75 मिलियन अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं, प्री हाइपरटेंसिव कैटेगरी में। ठीक है, और इसकी वजह से कभी क्या हो सकता है, हार्ट तो डैमेज हो ही सकता है, साथ ही साथ ब्रेन और किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक, अब देखिए मैं आपको बताऊं एक और चीज़ है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है कि सीने में दर्द होता है, साथ ही साथ सांस लेने में समस्या होती है, और जैसे कि मैंने बताया आँखों के आगे धुंधलापन हो सकता है, विज़न का लॉस भी हो सकता है, सिर दर्द और कमज़ोरी, ये जो है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के लक्षण है। और इसमें जो है तुरंत अटेंशन की ज़रूरत होती है। ये जनरली अफ्रीकन या अमेरिकन्स में होता है जो कि 55 वर्ष से अधिक के होते हैं, और जो अमेरिकन्स या अफ्रीकन्स ओवरवेट होते हैं या फिर इनएक्टिव होते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, और हेवी स्मोकर्स होते हैं, और साथ ही साथ हेवी ड्रिंकर्स होते हैं, तो उनमें मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ होती है इसेंशियल हाइपरटेंशन। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आपसे विनती है प्लीज़ आप लिंक विजिट कीजिए और हमारे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इसेंशियल हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन होता है जो जिसकी वजह नहीं पता होती है, मतलब बीमारी हुई तो है पर किस वजह से हुई है पता नहीं है, कि दवा लेने के बाद दवा तो ली नहीं, फिर कौन सी वजह है, तो इसको कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है, इसमें किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है ये तुरंत पता चल जाता है। जैसे किडनी की बीमारी है तो किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, अब जैसे मैंने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात की, दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। ठीक है, तो सिस्टोलिक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हार्ट स्क्वीज मतलब कि जैसे आप नींबू निचोड़ते हैं, तो जब हार्ट सिकुड़ता है तो क्या करता है कि वो आर्टरी से ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है, जैसे ही हार्ट सिकुड़ा उसने क्या किया, ब्लड को आर्टरी से निकाल के पूरी बॉडी में सप्लाई किया। ठीक है, तो जो उस वक्त
उन ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, आर्टरी से निकला वेसल्स में पहुंचा पूरी बॉडी में जाने के लिए, तो वेसल्स पे जो प्रेशर लग रहा है उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 से कम होता है, और वही जब हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है तो 130 से 139 139 के बीच में होता है, और इसको स्टेज 1 कहते हैं। वहीं स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं तो 140 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको स्टेज 2 सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहेंगे, ठीक है। अब डायस्टोलिक की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब हार्ट रेस्टिंग फेज में हो, ठीक है, यानी कि धड़कनों के बीच में जब हार्ट रेस्ट कर रहा हो, आराम कर रहा हो, तो प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स, ठीक है, हार्ट फिल्ड विथ ब्लड, ठीक है। तो जब हार्ट बीट चलती है, लब डब साउंड जो आपको सुनाई देता है, जैसे ही हार्ट बीट के बीच में जब हार्ट रेस्ट करता है तो क्या होता है कि हार्ट में ब्लड फिल हो जाता है पूरी तरह से, तो उस वक्त आर्टरीज पे जो प्रेशर लगता है, ठीक है, या ध्यान से समझिएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में वेसल्स पे प्रेशर लग रहा था, वहीं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में आर्टरीज पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है। वेसल्स में क्यों लग रहा था? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा था, इसलिए आर्टरीज पे प्रेशर, और डायस्टोलिक में अब ब्लड इकट्ठा होकर आर्टरी से ब्लड हार्ट में वापस आ रहा है, तो उस समय आर्टरीज पे जो प्रेशर लग रहा है उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। और इस समय हार्ट क्या करता है? ब्लड से फिल होता है, साथ ही साथ उसको ऑक्सीजन की भी मिलती है। तो देखिए, नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 से कम होता है, ठीक। और अगर वही स्टेज 1, अगर पेशेंट स्टेज 1 में एंटर कर रहा है तो 80 से 89 के बीच में होता है, और स्टेज 2 हाइपरटेंसिव मतलब 90, और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, 120 हो गया है, तो मतलब क्राइसिस, इमरजेंसी क्राइसिस, पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। दोस्तों प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे दूसरे चैनल को जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे रही हूँ, प्लीज़ उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मेडिसिन की बात कर लेती हूँ, ठीक है। मेडिसिन की बात करूँ तो पहले तो सबसे पहले डायूरेटिक्स, क्योंकि किडनी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो डायूरेटिक्स की ज़रूरत है। डायूरेटिक्स से क्या होगा? जो एक्स्ट्रा बॉडी में वाटर है वो बाहर निकलेगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो उसके लिए थायजाइड डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिज डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स। थायजाइड डायूरेटिक्स में इंडेपामाइड और मेटाजोलोन होता है। पोटेशियम स्पेरिज डायूरेटिक्स में एमिलोराइड या फिर स्पाइरोनोलैक्टोन, और लूप डायूरेटिक्स में ब्यूमेटानाइड या फ्यूरेसेमाइड होता है, ठीक। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। रेनिन इनहिबिटर्स में, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स में है एलिस्केरिन, फिर बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? बीटा ब्लॉकर्स देने की वजह से हार्ट की जो बीट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, हार्ट आराम से धड़कता है, स्पीड भी स्लो हो जाती है, और साथ ही साथ फोर्स भी कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में एटेनोलॉल, बिटैक्सोलॉल और मेटाप्रोलॉल आता है। फिर एस इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? अगर एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम को इनहिबिट नहीं करेगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होती चली जाएंगी, पतली होती चली जाएंगी, और जितना जगह कम होता जाएगा ब्लड प्रेशर उतना बढ़ेगा। तो अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो ब्लड वेसल जो नैरो हो रही है वो नहीं हो पाएंगी। इसमें आती है कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल और बेंजोप्रिल, लिसिनोप्रिल, फॉसिनोप्रिल, बहुत सारी मेडिसिन हैं। फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स को टाइटनेस मिलती है, वो सिकुड़ने नहीं पाती हैं, और जब वो सिकुड़ेंगे नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑन्डेनसेट्रॉन, लोसार्टेन, वेल्सार्टेन, लोसार्टेन, ठीक है। ये सब इसमें कैंडेसार्टेन, लोसार्टेन, वेल्सार्टेन एंड लोसार्टेन, ये इसमें मेडिसिन आती हैं। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करती हैं, हार्ट तेज़ी से नहीं धड़केगा, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी जल्दी नहीं होगा। इसमें आती हैं गिल्टियाजिन और एम्लोडिपिन, ठीक है। फिर अल्फ़ा ब्लॉकर्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है कि अल्फ़ा ब्लॉकर कैटेकोलामाइन एक केमिकल होता है, इसको रिब्लॉक करता है,
क्योंकि ये कैटेकोलामाइन क्या करता है, अल्फा रिसेप्टर्स से बाइंड होकर के ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है। तो अगर कैटेकोलामाइन को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो ये अल्फा रिसेप्टर से ब्लॉक नहीं हो, बाइंड नहीं होगा और ब्लड वेसल्स को भी नैरो नहीं होने देगा। तो अल्फा ब्लॉकर्स में आती हैं प्राजोसिन और डॉक्साजोसिन, ठीक है। फिर अगली कैटेगरी है वेसोडाइलेटर्स। तो इसमें क्या होता है, वेसोडाइलेटर्स किस लिए दी जाती हैं, जो स्मॉल आर्टरीज हैं जिनको आर्टेरियोल्स कहते हैं, ये जनरली उनको डायलेट होने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकती हैं और उनको प्रॉपर डायलेशन प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इस कैटेगरी में आती हैं हाइड्रोलाजिन और मिनॉक्सिडिल। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आज का पूरा वीडियो था हाइपर टेंशन के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगली समस्या पे डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं आप मुझे। थैंक यू वेरी मच।